लेकिन रविकांत जी, आप हमें एक चीज बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में दो राजनीतिक दलों को देखता हूं जहां दो लोगों ने एकदम जमीन से कार्यकर्ता उठाकर, कोई बड़े नेता नहीं आए, कार्यकर्ताओं को उठाकर जमीन से लोगों को, रॉ जिसको आप कह सकते हैं रॉ टैलेंट, उसको ला करके पार्टी बनाई। एक बाला साहब ठाकरे और एक कांसीराम। बाला साहब ठाकरे की पार्टी की सरकार भले ही चली गई, लेकिन उनके कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ जमे हुए हैं। वही पार्टी वहां एग्जिस्ट कर रही है, ना कि वो पार्टी जो अभी सरकारी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ दिख रहा है कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का चैलेंज भी दिख रहा है, चंद्रशेखर रावण का उभार भी दिख रहा है, दलितों के बीच लाभार्थी चेतना, जब आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि 2019 जैसी प्रभावी या 22 जैसी प्रभावी, 22 में ही कम प्रभाव था, 19 में ज्यादा था, वो वो लाभार्थी चेतना का अभाव दिख रहा है। फिर बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अकेले चुनाव लड़ने पर आमादा है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ उसका खट्टा मीठा अनुभव, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की दलित वोटरों में सीधे घुसने की मानसिकता, कौन सा कारण ज्यादा प्रभावी आपको नजर आ रहा है? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी बात कर रहे हैं। मायावती जी ने जो ऐलान किया है उसके पीछे एक रणनीति है, और वो रणनीति ये है, एक की तरफ तो इशारा शीतल जी ने किया कि जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के तमाम लोगों को, विपक्षी दलों को ईडी और सीबीआई के जरिए अपने शिकंजे में रखती है, वो एक डर है मायावती को। वो बेवजह अभी ईडी और सीबीआई का सामना नहीं करना चाहती हो, खासकर कि वो अपने परिवारीजनों को नहीं कराना चाहती। हालांकि चाहे मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मायावती को वो जेल में डाल पाए। मायावती को जेल में डालने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कोहराम मच जाना। लेकिन मायावती शायद अपनी इस ताकत को नहीं जानती, तो वो ये चाहती है कि परिवारिक जन उनके संकट में ना पड़े। एक तो वजह मुझे ये दी। दूसरा, एक और जो रणनीतिक कारण मुझे दिखाई पड़ता वो है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बहुत अच्छी बातें की गई बीएसपी के लिए और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, और अंदर खाने ये भी बातें हुई कि बीएसपी और कांग्रेस मिलकर के, या सपा बीएसपी और कांग्रेस मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मायावती को इसमें एक डर भी दिख रहा है और एक अवसर भी दिख रहा है। कांग्रेस ने जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और उसी में संभवतः ये भी चर्चा हुई है, जो पॉलिटिकल गॉसिप हम लोग सुनते हैं कि सूत्रों की अगर माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी अपना तुरुप इक्का बना सकती। माने अगर उसको लगता है कि दलित, एक गॉसिप मैंने और सुनी है, शीतल सर आप ध्यान दीजिएगा। मुझे किसी ने बताया कल कि मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद गाजियाबाद से कटिहार तक कोई यात्रा अलग से निकाल सकते हैं, रथ यात्रा वगैरह। इस तरह की चीजें भी अभी चल रही हैं। जी रविकांत जी। नहीं, अब यात्राओं का ही दौर है। रथ यात्रा नहीं होगी, अब पैदल यात्रा होगी, और वो सीधा चैलेंज है उस 56 इंची को। अभिषेक जी, ये चुनौती 56 इंची को है कि अगर उसमें दम है तो जैसे राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वो 56 किलोमीटर ही चल के दिखाते। ये चुनौती पेश की है राहुल गांधी ने पैदल चल करके। बहरहाल, तो ये अब यात्राओं का दौर शुरू हो गया है राजनीति में। ये नई राजनीति की करवट। आप कह रहे हैं पैदल चलने की बात 56 इंची के, कितनी एम्बुलेंस रास्ते में जरूरत जुगाड़ करनी पड़ेगी रास्ता देने के लिए, पैदल चलेंगे तो? आप समझ नहीं रहे? हाँ, वो एक लंबा डिस्कोर्स है। वो फिर दिखाने के लिए सब सारी चीजें होती हैं, बाकी उनके काफिले की कितनी सुरक्षा होती है, और हम सब उसको लेकर के चिंतित भी रहते हैं। बहरहाल, जो मैं कह रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है मानसिक स्तर पर, और मायावती अब ये विचार कर रही होंगी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो सकती है किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो वो क्यों नहीं हो सकती? वो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री का प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करे, तो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए ये 1 साल, सवा साल पहले ये ऐलान किया गया है। दूसरा, मायावती को एक डर भी है, जिस तरह से दलितों की अब हमदर्दी कांग्रेस के प्रति बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बीएसपी कमजोर है।
और दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। तो वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के शासन में तो उसको क्रश हो जाना है, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाने, वो जो लगी है लाइन, तो वो उसकी जो हमदर्दी है वो कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। और अगर ये गठजोड़ होता है उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पर एक तो दोनों ही पार्टियों को फायदा मिलेगा। मुस्लिम और दलित एकजुट होकर के इन दोनों पार्टियों को वोट कर सकता है बिना किसी अंतर्विरोध ऊहापोह के। दूसरा ये कि जब दलित कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा, माने जहां कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, तो ऑब्वियस है कि वो लौटेगा। मायावती को यह भी डर होगा कि दलित अगर फिर से लौटता है कांग्रेस पार्टी में, जो उसका कोर वोटर हुआ करता था 1980-90 तक, अगर वो कांग्रेस में लौटता है तो फिर बीएसपी के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, उसके पास उसकी अपनी जमीन नहीं बचेगी। तो एक डर ये भी है, और इसीलिए मायावती इसे एक अवसर में बदलना चाहती है कि अगर विपक्ष इसके लिए तैयार है कि वो एक दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो फिर वो क्यों नहीं हो सकती हैं। और इसीलिए मायावती प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि वो अकेले लड़ें। मैं अभी ये विश्वास दिला सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के आते आते ये ऐलान कमजोर पड़ेगा और उसके बाद नए स्तर पर विषाद दिखेगी। हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स में आज क्या बोला जाता है और कल क्या होता है। रविकांत जी, सुशील जी के पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं अभी। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक इस प्रकार से मायावती का राजनीतिक रवैया है, ये नए नए घर तलाशना शुरू करेगा, या मायावती अब भी अलग होकर के कोई अंतिम निर्णायक लड़ाई की तरफ खुद को लेकर जाएंगे? ये निर्भर करता है कि मायावती और खुद उनकी बीएसपी किस तरह से मूवमेंट करती है। ये कल का अगर पूरा भाषण हम लोगों ने सुना ही है तो उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया है और बीजेपी पर कई महीनों के बाद उन्होंने ठीक ठाक ढंग से हमला किया है। उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर के भी सवाल उठाया, अल्पसंख्यकों की भी बात की, और जो संकेत वो दे रही हैं वो अति पिछड़ी जातियों को लेकर के दे रही हैं, मुस्लिम समाज को लेकर के दे रही हैं, और दलित समाज तो वो मानती हैं कि वो उनका अपना है। इस समय जो मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के बीएसपी की अपनी तैयारी शुरू हो गई। अच्छा, एक चीज बताइए रविकांत जी, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ब्राह्मण समाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है और वो बीजेपी में इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। मायावती वहां क्यों नहीं एड्रेस कर रही है? सवाल तो इससे उठ रहा है ना। नहीं, मायावती को अब ये समझ में आ गया है कि ब्राह्मण समाज उनके साथ नहीं जुड़ सकता। जिस समय 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जो दो नारे हैं, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और एक दूसरा वाला भी ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, लेकिन उस समय बीएसपी को ब्राह्मणों का केवल 17.5% वोट मिला था। 206 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन सारा श्रेय मिला ब्राह्मणों को, और उसके बाद सर्वजन की पॉलिटिक्स उन्होंने की। हालांकि मायावती की जो नीतियां रही हैं उनको अगर आप बहुत तटस्थ होकर के उनका मूल्यांकन करेंगे तो दलित समाज भी जहां नाराज होता है उसको भी समझ में आएगा कि उन्होंने ठीक ठाक वो काम किया। मतलब SC/ST एक्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि CO स्तर का अधिकारी जांच करेगा तभी वो ठीक होगा। तो इस पर आलोचना भी होती है और वो भी होती है, लेकिन नीतियां उन्होंने मुझे लगता है कि ठीक ठाक ढंग की रखी। लेकिन वजह वही है कि मायावती ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। कई जगह उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू, उनको लगा कि नहीं बैठे बिठाए हमको सत्ता मिल जाएगी क्योंकि हमने काम अच्छा किया। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हम सब जानते हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मायावती का कार्यकाल सबसे अच्छा नहीं था। आज भी लोग तारीफ करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि मायावती और उसमें जो अधिकारी वर्ग था, सरकारी जो नौकरी करने वाला लोग थे, वो बहुत संतुष्ट थे। आम जनमानस में शांति थी। और मायावती को कहां डैमेज किया गया? उसी लखनऊ पर जो आज नाज किया जाता है, जो नया लखनऊ बनाया उसमें करप्शन ये वो, तो ये सब करके मायावती को डैमेज किया गया और दलितों की नजरों में उनको बहुत जी, लेकिन उस लखनऊ में उस तबके के लिए जगह कहां थी जिसने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था? सवाल तो ये उठता है ना। उस तबके के लिए जगह नहीं थी, बेशक नहीं थी, लेकिन उस तबके के लिए जो प्रतीक उन्होंने गढ़े, आज भी अगर आप आकर के देखें तो दक्षिण भारत से भी लोग जब आते हैं तो वो ये कहते हैं
आजाद भारत में कोई नहीं कर सकता था मायावती के अलावा, जो मायावती ने कर दिखाया। जो दूसरे लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि एक नया लखनऊ हम देख रहे हैं, कम से कम घूमने के लायक लखनऊ हो गया है। खैर ये एक अलग हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती को करप्शन के नाम पर बहुत डैमेज किया गया और दलितों में भी वो अंतर्विरोध पैदा किए गए कि मसलन जाटाओं को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी, नॉन जाटाओं को उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी, अपने तमाम नेताओं को निकाल करके बाहर कर दिया। ये सारी बातें सही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत खुद मायावती में वही हुई कि उन्होंने तमाम मुद्दों पर चुप्पी साध रखी और दलितों को ये लगने लगा, या जो भी समाज उनके साथ जुड़ा हुआ था, कि मायावती अब उनके मुद्दों पर मुखर नहीं होती। दूसरा, जो अपने कैडर को उन्होंने दरकिनार किया, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बीएसपी को डैमेज कर गया। अब इस समय वो फिर से लौटना चाहती है कि वही अति पिछड़ी जातियां जो 15 से 18-20% उत्तर प्रदेश में है, वो हमारे साथ आ जाएं, दलित हमारे साथ आ जाएगा, अल्पसंख्यक हमारे साथ आ जाए तो हम मजबूत पोजीशन में होंगे। लेकिन ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगे, मुझे जो लगता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप 2024 तक आते आते देखेंगे कि ये चीजें बदल रही हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये हो सकता है कि वो अकेले चुनाव लड़े कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि बीएसपी का कितना जनाधार है। एक जमाने में होता था, आज बीएसपी वहां क्या परफॉर्म करेगी, 2% 1% वोट भले ही उनको मिल जाए या एक आध कोई और विधायक चुन करके आ जाए तो बाद में कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में होता रहा। तो मायावती इस बात को जानती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो अवसर देख रही हैं और ये आखिरी है। मैं बिल्कुल सहमत हूं अभिषेक जी आपकी बात से कि मायावती को भी समझ में आ रहा है कि ये आखिरी अवसर है। अगर उन्होंने दबाव डाला कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस इस बात को लेकर के बहुत संजीदा है कि उसे ये जो जनता विरोधी सरकार है और पूंजीपतियों की जो समर्थक सरकार है, जो सांप्रदायिक विभाजन करने वाली सरकार है, इसको हमें हटाना है और उसके लिए वो कुछ भी कंप्रोमाइज कर जाएगी। इस कमजोरी को मायावती पकड़ रही है और इसीलिए वो ये ऐलान कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उनको ये लगेगा कि बीजेपी सरकार को हटाने में हमें कांग्रेस की मदद करनी चाहिए तो वो करेंगी। और ये हर राजनीतिक दल की, शीतल जी ने जिस बात को कहा ना, ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, हर विपक्ष का दल इस बात को समझ रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे साथ क्या होगा। बस वो मौके की तलाश में हो कि अगर ये गोलबंदी हो जाए और नैरेटिव बन जाए, एक वैकल्पिक विमर्श पैदा हो जाए, तो निश्चित तौर पर 77 जैसे हालात आप देखेंगे कि सारे विपक्ष के दल एक साथ आ रहे हैं। वो पहले आते हैं या बाद में आते हैं, अलग।